हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल कंट्रोल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑडिटिंग का। इंटरनल कंट्रोल क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इंटरनल कंट्रोल के बारे में सब कुछ समझेंगे हम इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इंटरनल कंट्रोल। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है या साउंड है, तो ऑडिटर के लिए ऑडिट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। यानी कि ऑडिटर रिलाय कर सकता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शंस पे, राइट। तो आप ये कह सकते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग या साउंड है, वहां पे इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी तो बढ़िया है ही, होगी ही। ऑडिटर को ऑडिट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, राइट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड और एरर के चांसेस भी कम होते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल की अगर हम बात करें, बार बार मैं इस वर्ड को यूज कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है। इंटरनल कंट्रोल कंप्राइजेज ऑफ मेथड्स, प्रोसीजर जो एक ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट करती है अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए। चाहे उसमें आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन अपनी मैनेजमेंट की पॉलिसीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अपने एसेट्स को सेफ गार्ड कर रहे हो, फ्रॉड और एरर को होने से रोक रहे हो, और अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस आपने बना रखी हो, तो हम कह सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। इंटरनल कंट्रोल उस प्रोसेस को कहते हैं जो इस तरह से बनाया और यूज किया जाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स तक पहुंच सकती है। जैसे कि हमने पहले भी समझा था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक अच्छा है तो इंटरनल कंट्रोल भी बढ़िया ही होता है। तो इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। एक अच्छे और एफिशिएंट, गुड और साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से प्रॉपरली डिवाइड की जाती है एम्प्लॉयज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ऑथराइजेशन प्रॉपर होती है, ड्यूटीज आपको किसको क्या काम करना है वो ड्यूटीज एलोकेशंस बहुत अच्छे से होती है। प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते हैं, कंप्लायंसेस अच्छे होते हैं, और इंटरनल ऑडिट भी बढ़िया होता है। तो ये इसेंशियल्स अगर आप पूरे कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव, साउंड या स्ट्रॉन्ग है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि अगर आप एक एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो आपके आपके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। कंप्लायंस, आपको लॉ को कंप्लाई करना है, जो भी लॉ आपके देश में फॉलो होता है जब आप बिजनेस कर रहे हैं। आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। रिलायंस, इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस बढ़ सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में चांसेस ऑफ फ्रॉड कम हो। टू सेफगार्ड द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स, एम्प्लॉयज एंड एसेट्स बाय फॉर्मेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे होते हैं वहां पे एसेट सेफगार्ड पॉसिबल है। सिक्योरिटी, कस्टमर, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए आपको एंटी थेफ्ट डिवाइसेस यूज करने हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, लॉक्स यूज करने हैं, राइट। तो सिक्योरिटी मेंटेनेंस कैसा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी बताते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं। उसके बाद एफिशिएंसी इंक्रीज करना, ये भी एक इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज और परफॉर्मेंसेस को कैसे बेटर किया जाए, बिजनेस एक्टिविटी पे अच्छा कंट्रोल, जिससे कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ लोगों से काम करवा सके। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का फायदा क्या है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब है
आप रिसोर्सेज का भरपूर मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के फंड और रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं हो सकता। इस तरह के रिस्क को कम कर दिया जाता है। एरर्स एंड इरेगुलरिटी प्रिवेंट हो जाती है, यानी कि एरर्स एंड इरेगुलरिटी के चांसेस कम हो जाते हैं अगर वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए, और वो डिटेक्ट हो जाते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा हो तो। सेफगार्डिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी और मिसअप्रोप्रिएशन, एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हो, जब आप ड्यूटी सेग्रीगेट कर दो और सबको ड्यूटीज अलग अलग ड्यूटीज एलोकेट कर दी जाए विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जिसका जो जिम्मा क्या वो काम करके दे रहा है आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? ये डिपेंड करता है कि बिजनेस, आपके क्लाइंट का बिजनेस कैसा है। दो तरह के इंटरनल कंट्रोल होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल, दूसरा कहलाता है डिटेक्टिव। प्रिवेंटिव मतलब होने से पहले रोकने के लिए कंट्रोल, अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। दोनों ही कंट्रोल जरूरी है एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए। जब मैं प्रिवेंटिव कंट्रोल की बात कर रही हूँ, ये इसलिए बनाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एरर्स और इरेगुलरिटी ना हो सके, जैसे ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करना, रिकॉर्ड करना और रिलेटेड एसेट्स को हैंड ओवर करना। ये इन कामों में यूज किया जाता है प्रिवेंटिव कंट्रोल। हर बंदे के पास अथॉरिटी नहीं होती हर चीज को ऑथराइज करने के लिए। ऑथराइज पर्सन ही कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज को या ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज कर सकता है। रिकॉर्डिंग का काम भी सबके पास नहीं होता, इट इज ऑल्सो ऑथराइज टू सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉइज। और एसेट्स रिलेटेड चीजों को देखने के लिए भी देयर आर सेपरेट ऑथराइजेशन। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या है? आप अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग ड्यूटीज बांट दें, जिससे कि रिस्क और एरर के चांसेस कम हो जाए और इनअप्रोप्रिएट एक्शंस भी कम हो जाए। अप्रूवल, ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को ऑथराइज करती है कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज को एक्सरसाइज करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए, और उनके कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर देती है, जी आपको इसी पावर और इस अथॉरिटी के साथ आपको इतने रिसोर्सेज के साथ ये ट्रांजैक्शंस करके देनी है। मैनेजमेंट स्पेसिफाई करती है कि किन केसेस में उन्हें सुपरवाइजर यानी कि अपने सीनियर के अप्रूवल की जरूरत है काम को पूरा करने से पहले। सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, आप कौन से एसेट्स, इन्वेंट्री, सिक्योरिटी या कैश को कौन कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या आप कह सकते हैं ऑथराइज्ड होते हैं। एसेट्स पीरियोडिकली काउंट होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए जो रिकॉर्ड्स में दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। दैट वाज द प्रिवेंटिव कंट्रोल। अब हम बात करेंगे डिटेक्टिव कंट्रोल की, जिसमें आपको एरर्स हो चुकी हैं उनको डिटेक्ट करना है। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट को कंपेयर करनी है इंफॉर्मेशन जो अभी करंट परफॉर्मेंस है उसको बजट और फोरकास्ट के साथ। रिव्यू आप कैसे करते हैं, आपने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था और क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस की जा रही है। रिकंसिलिएशन, एम्प्लॉय को रिलेट करना है। अब लेट्स सपोज आप दो डिपार्टमेंट्स हैं, मेरा डेटा कुछ और फिगर्स बता रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट या फिर दूसरा डिपार्टमेंट कुछ और बता रहा है, तो दोनों में रिकंसाइल करके चलना जरूरी है। एम्प्लॉय रिलेट डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा टू वन अनदर, आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि दोनों के डेटा में डिफरेंस क्यों आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए। उसके बाद आता है करेक्टिव कंट्रोल्स। करेक्टिव कंट्रोल्स में आपको कोशिश ये करनी है कि कोई एरर और इरेगुलरिटी अगर पता चल गई तो उसे जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए। इसके बाद हम समझेंगे इंटरनल कंट्रोल के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट आपको इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यू स्टैब्लिश
वैल्यूज होने चाहिए। उसके बाद आपको रिस्क असेस करके देना है, आपको कुछ ऐसे प्लान करना है जिससे कि रिस्क को रोका जाए। किस चीज के रिस्क को? रिस्क ऑफ एरर, रिस्क ऑफ फ्रॉड, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, इरेगुलरिटी होने के रिस्क को प्रिवेंट करना है। उसके बाद आता है कंट्रोल एक्टिविटीज। आपको पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने हैं जिसके थ्रू आपको गलत चीजें होने से रोकना है, कुछ इरेगुलरिटीज को कंट्रोल करना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आपको टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करना है, इवैल्यूएट करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। अब इसके बाद आपका आता है इंटरनल कंट्रोल क्यों जरूरी है। आपको अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव को अटेन करना है तो इंटरनल कंट्रोल होना जरूरी है। अ साउंड इंटरनल कंट्रोल हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में। आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑडिटर रिलायबल मानेगा अगर अच्छा इंटरनल कंट्रोल है। इसलिए और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग लेने में भी, डिसीजंस लेने में भी आसानी होती है अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा वो तभी हो सकता है अगर आपके कंप्लायंसेस लॉ एंड रेगुलेशंस को लेके अच्छे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस कितने इफेक्टिव और एफिशिएंट है। एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस, ट्रांजैक्शंस इफेक्टिव और एफिशिएंट होंगे, जिसकी वजह से आप कम टाइम में अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करते हुए गोल को अचीव कर सकते हो। उसके बाद फ्रॉड और एरर नहीं हो पाएंगे। प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, जिससे आप टाइमली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल है। और इसके बाद एक्चुअल में इंटरनल कंट्रोल कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब तो हमने पढ़ लिया। इसकी लिमिटेशंस क्या बोलती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर में कोई कमी है तो इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे लो लेवल ऑफ इंटरनल कंट्रोल होता है, तो और उसमें ओनर और मैनेजमेंट की इंटरफेरेंस रहती है तो वो कभी भी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल नहीं बन पाता। इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को लागू करने के लिए पैसे, टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, तो इंटरनल कंट्रोल कहीं ना कहीं कॉस्टली माना जाता है और एक्सपेंसिव उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो छोटी है। इसलिए आपको इंटरनल कंट्रोल ज्यादा बढ़िया ज्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेंगी। लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स में इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ एब्यूज ऑफ पावर। पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, इंटरनल कंट्रोल को नहीं जो लोग ढंग से समझ पाते वो इंटरनल कंट्रोल को कैरी आउट भी ढंग से नहीं कर पाते। इसके बाद आता है इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कैसे किया जाए। प्रोसीजरल टेस्ट, these tests deal with checking the compliance of the procedure। जो मैनेजमेंट ने प्रोसीजर्स या तरीके बताए हैं क्या उनको ढंग से फॉलो किया जा रहा है। ट्रांजैक्शन फ्लो एट ईच स्टेज कैसी है, हर लेवल पे क्या ट्रांजैक्शन में जो कंप्लायंसेस की जरूरत है क्या वो फॉलो की जा रही है। एग्जामिनेशन इन डेप्थ, आप किसी भी ट्रांजैक्शन को इन डिटेल एग्जामिन कर सकते हैं। वो कैसे, सिर्फ कुछ फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन लेके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज चेक करनी, जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑथराइजेशन, सब कुछ चेक करना, दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन डेप्थ। ये टेक्निक्स टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स है। उसके बाद आ जाती है क्या क्या टेक्निक्स है जिससे आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक कर सकते हैं। नरेटिव रिकॉर्ड्स, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, जहां पे फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं काम करता वहां पे आप इसको, बेसिकली इट्स अ थ्योरेटिकल वन डिस्क्रिप्टिव मैनर टू चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जहां पे
फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, आप ऐसे ही पता लगा लेंगे थोड़ा बहुत देखकर ही। चेकलिस्ट आपके पास ऑडिट स्टाफ को, जैसे हमने पीछे समझा भी था, चेकलिस्ट आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है ऑडिट स्टाफ को ऑडिटर द्वारा कि आप क्या क्या चीजें चेक करनी है, आप चेक कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं ऑपरेशंस कैसे काम कर रहा है, प्रोसेसेस, कंट्रोल, जिससे आपको कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है। तो फ्लो चार्ट बना के भी आप कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट कर सकते हो। उसके बाद आता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चंस आपको डिफरेंट लेवल्स के एम्प्लॉयज से पूछने हैं, ये पता करने के लिए कि क्या इंटरनल चेक सिस्टम अच्छे से फॉलो कर रहा है स्टाफ के नहीं। तो अगर आप इन मेथड्स का यूज करोगे तो यू कैन गेट टू नो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना इफेक्टिव है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल कितना जरूरी है, और ये बहुत ही जरूरी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो।